गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी से रिलेटेड। ठीक है, आप अपने स्टडी मटेरियल पर आ जाए। ये वाला चैप्टर में स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल भी हालांकि वही है और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने नोट्स में भी दिए, बट आप एक बार जरा थ्योरी पार्ट समझ लें। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लगभग कंपनी बैंकिंग वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था एडवांस अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर, उसी के जैसा है। फिर भी क्या क्या डिफरेंस और किस किस तरह की एनबीएफसीज होती हैं जरा थ्योरी पर ध्यान दें। तो नंबर 1 आप आ जाए 9th चैप्टर में। एनबीएफसी की डेफिनेशन दे रखी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। पहली बात, यानी ये भी कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर्ड है। एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस। यानी आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना गोल्ड लोन के लिए, ऐसे कई कंपनीज के नाम सुने होंगे आपने, एचडीबी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या है? ये सब एनबीएफसी। कई स्टॉक ब्रोकिंग फर्म सुनी होगी जो शेयर्स एक्वायर करने का काम करती है, डिबेंचर्स एक्वायर करने का काम। कुछ हायर परचेज कंपनी होती है जो गुड्स को, मतलब हायर परचेज भी एक तरीके से फाइनेंस ही तो है, तो हायर परचेज, लीजिंग एंड फाइनेंस का काम करती है। तो इस तरह की सारी कंपनीज एनबीएफसी में कहलाती है। The term NBFC does not include any institution whose principal business is that of agricultural activities, industrial activities, or sale of any goods other than securities वगैरह, उनको हम NBFCs में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अच्छे से समझना है अगर थ्योरी, वैसे थ्योरी नहीं आती है आईपीसीसी में, एनबीएफसी के कोई छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत कम वेटेज है, 4 और 5 मार्क्स का कोई एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा बस। फिर भी हम समझ लें यहां पर, फिर आगे चलेंगे। आपको 4th पैराग्राफ मिलेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक, 9.4 पेज नंबर पर। इसको राइट लगा लें, जो पढ़ रहे से वो राइट लगाएंगे, बाकी कट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो कट ही मानो, क्योंकि कट करने वाला आइटम ज्यादा है, पढ़ने वाले कम। तो ये याद रख लेना एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी आप चाहे तो मुथूट फाइनेंस में लोन ले सकते हैं, लेकिन आप वहां जाके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? नहीं खुलवा सकते। तो ये फर्क है बैंक के मॉडल में। बैंक में दोनों चीज होती है, लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं और डिपॉजिट भी होते हैं। जबकि एनबीएफसी जो होती है फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं। लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसको डिपॉजिट थोड़ी बोलते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं बोल सकते। NBFC is not part of payment settlement system. Payment settlement system means check clearing system. क्या मैं मुझे एक क्लाइंट ने चेक दिया, क्या मैं एनबीएफसी में जाके यानी मुथूट फाइनेंस में जाके उस चेक को डिपॉजिट कर सकता हूँ? क्या वो क्लियरिंग में लगा सकते हैं? नहीं, वो एक क्लियरिंग का काम नहीं करते। हाँ, आप उनकी इंस्टॉलमेंट के लिए उनको चेक दोगे, वो चेक क्लियरिंग में हो जाएंगे, वो एक अलग मैटर। लेकिन वो क्लियरिंग का पार्ट नहीं, जैसे सारी बैंक का क्लियरिंग हाउस होता है। अब आजकल तो खैर ऑनलाइन हो गया सब भी, अदरवाइज क्लियरिंग हाउस होता था। सो हमारा उज्जैन में भी बुधवार ब्रांच क्लियरिंग हाउस, वहां उज्जैन के सारी बैंक के चेक शाम को आके और वहां प्रेजेंट होते थे। सब अपने अपने बैंक के चेक ले जाते और उसको फिर सिस्टम में देख के अकाउंट बैलेंस है तो क्लियर करते। ये क्लियरिंग सिस्टम कह रहा था। तो एनबीएफसी क्लियरिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये काम बैंकिंग का है, इनका है। एनबीएफसी कैन नॉट इश्यू चेक। क्या आपको चेक बुक दिया आज तक कभी किसी एनबीएफसी में? नहीं दी। तो ये डिफरेंसेस है दोनों का, ठीक। फिर आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग स्टाइल में मिलेंगे। पहले 9.6 पेज नंबर पे आप देखें, 2 डायग्राम दिख रहे हैं। एक में लिखा है एनबीएफसी इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई और क्लासिफाइड विद द फॉलोइंग कैटेगरी। इनका आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। तो एनबीएफसी डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। इसमें वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, होल्डिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
माइक्रो फाइनेंस, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, अदर्स में निधि कंपनी, चिट कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी वगैरह वगैरह। सिर्फ एक रीडिंग करना है, कोई याद बात नहीं रखना, कुछ नहीं आना, ये कोई आने वाली चीज थोड़ी ना है। और एनबीएफसी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, तो उसमें है असेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी वगैरह वगैरह। एक बार रीडिंग कर लेना, सिर्फ जनरल नॉलेज पर्पस से। आगे चलते हैं। अब इन्हीं का डिटेल दिया हुआ इन सारी कंपनीज के बारे में, जिस जिसकी पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी एमपी नहीं। फिर आगे चलते हैं। मिनिमम नेट ऑन फंड 9.13 पेज नंबर पर, मिनिमम नेट ऑन फंड, कम से कम अपना खुद का पैसा नेट ऑन फंड कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एनबीएफसी खोलने के लिए। तो ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी विद आरबीआई, all NBFCs have to comply with certain requirements like maintenance of minimum on fund, creation of reserve fund, compulsory transfer of certain percentage of net profit, etc. etc. किनकी बात कर रहे हैं? ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी विद आरबीआई, यानी आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको मेंटेन करना, बाकी को मेंटेन नहीं करेंगे। तो जो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराती है उनको बहुत सारे आरबीआई की रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ता है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है मेंटेन मिनिमम नेट ऑन फंड। तो नीचे लिखा एनओएफ रिक्वायरमेंट फॉर न्यू कंपनीज अप्लाइंग फॉर ग्रांट ऑफ सीओआर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टू कमेंस बिजनेस ऑफ एनबीएफसी स्टिपुलेटेड 200 lakhs। मिनिमम नेट ऑन फंड कितना कहा गया है? 200 lakhs, कम से कम 2 करोड़ रुपए, 200 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तो आप एनबीएफसी का आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब नेट ऑन फंड समझने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसका बनता है। पहले इसका मीनिंग समझ लें, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। पहले ऑन फंड क्या होता है? खुद का फंड, एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड होता है। प्रेफरेंशियल शेयर्स व्हिच आर कंपल्सरीली कन्वर्टिबल इनटू, क्योंकि जो रिडीमेबल होंगे वो तो वापस देना, हो तो लायबिलिटी की तरह है, वो ऑन फंड का है। और जो पैसा प्रेफरेंशियल शेयर्स पे लिया कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी, इसका मतलब देना तो है ही नहीं कभी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कब? इक्विटी शेयर्स, जब भी उनका पीरियड आएगा। एंड अल्टीमेट वो भी इक्विटी जैसे हो गए ना, पोटेंशियल इक्विटी शेयर जैसे हो गए ना, तो इक्विटी, इसलिए उनको इंक्लूड करेंगे व्हिच आर कन्वर्टिबल, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल, ऑप्शनल नहीं। ऑप्शन नहीं कि आपकी इच्छा हो तो पैसा ले जाओ, आपकी इच्छा हो तो कन्वर्ट करवा लो, वो नहीं, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल, तो ऑन फंड में इंक्लूड। फ्री रिजर्व्स, रिजर्व्स भी शेयर होल्डर्स के होते हैं। बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये भी बैलेंस, ये भी शेयर होल्डर्स का। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीडर्स, कैपिटल रिजर्व तो कई कारण से, कई बार रिवॉल्यूशन रिजर्व को भी कैपिटल रिजर्व बोल दिया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व से कौन सा लेना है? रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल प्रोसीडर से, जब असेट को वाकई बेच दिया, रिवॉल्यूशन वाकई बेच दिया, तो उससे जो सरप्लस अराइज हुआ वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो रियलाइज्ड गेन, एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ असेट। क्लियर लिख दिया उन्होंने, ठीक। आफ्टर डिडक्टिंग, अब माइनस क्या करना है? तो माइनस करना है फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल पे अंडरलाइन, ये आप समझ गए क्या क्या इंक्लूड करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड करना है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इंक्लूड करना है, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में आप सब जानते हो, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और एनी अदर रिजर्व अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट इंक्लूड करना है, कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज्ड है ऑन सेल ऑफ असेट वो करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्सक्लूड कर देना है, ये प्लस वाले आइटम। और अगर लॉसेस है, स्वाभाविक बात है, जब प्रॉफिट प्लस किए हैं तो लॉस अगर होंगे तो क्या होगा? नहीं, माइनस। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर है तो माइनस करना है।
कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इस तरह के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो वो माइनस करना है। ठीक, तो ये तो अक्सर ये तो कई जगह आपने देखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी ये होता है जनरल, है ना। शेयर होल्डर्स फंड भी अब इसी को बोलते हैं लॉस माइनस करने के बाद। लेकिन याद रखना है इंटेंजिबल एसेट्स भी माइनस करवाना। तो ये हुआ ऑन फंड, खुद का कितना। अब हमें निकालना है नेट ऑन फंड। नेट यानी इस टोटल में से भी क्या माइनस हो सकता है। तो नीचे लिखा है नेट ऑन फंड मींस ऑन फंड ये ऑन फंड ये जो भी आया, ठीक है, ये फिगर माइनस इसमें से क्या माइनस करना है इस नेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। आप होल्डिंग, आपने सब्सिडरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो पैसा यहां कहां यूज हो रहा है, तो सब्सिडरी में यूज हो रहा है। वो पैसा यहां से आउटफ्लो हो गया, सब्सिडरी में यूज हो रहा है। आप कहां यूज कर रहे हो उसको, इस कंपनी में यूज नहीं कर रहे हो ना, आपने सब्सिडरी को दे दिया, उनके शेयर्स खरीद के आए, पैसा वहां चला गया, वहां यूज हो रहा है, तो आपका नेट ऑन फंड कम हो जाएगा। आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने 50 रुपए सब्सिडरी को दे दिए, उनके शेयर्स खरीद लिए और तो पैसा वहां चला गया। ये तो इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया ना। तो आपके बिजनेस में रोटेट कहाँ हो रहा है, आपका बिजनेस तो पब्लिक से था, पैसा आना जाना, लोन देना, फिर इंस्टॉलमेंट आना, तो ये फाइनेंस कंपनी थी ना आपकी, एनबीएफसी। तो आपका नेट फंड निकालते समय जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है वो माइनस हो जाएगा। कंपनीज इन सेम ग्रुप अदर एनबीएफसी, तो सेम ग्रुप की कंपनीज भी, सब्सिडरीज भी और अदर एनबीएफसी तीनों से माइनस करवा दी। यानी आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया अपनी बैलेंस शीट में, कैपिटल लगाई। अब कैपिटल जनरली क्या होती है, बिजनेस में रोटेट होती है, लेकिन आपने उस कैपिटल में से क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसमें, सब्सिडरी कंपनी में या ग्रुप कंपनीज में या अदर एनबीएफसीज में। तो ये पैसा तो कोई और इस्तेमाल कर रहा है ना, आप कम कर रहे हो इसको इस्तेमाल, इसलिए इस टोटल कैपिटल में से हमें ये माइनस करना है। बुक माइनस एक और बात है, बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन, एडवांसेस इंक्लूडिंग हायर परचेज, लीज, फाइनेंस मेड टू एंड डिपॉजिट विद सब्सिडरी कंपनीज द सेम ग्रुप। ऐसे इस कैपिटल में से आपने अपने किसी सब्सिडरी को या ग्रुप कंपनीज को हायर परचेज या लीजिंग फाइनेंस कर दिया, पैसा उनको दे दिया, तो अपने वालों को देना होगा ना, बिजनेस में कहां। हालांकि आपका बिजनेस फाइनेंस है, लेकिन आपका फाइनेंस बिजनेस पब्लिक के साथ है, अपनी खुद की कंपनी के साथ नहीं। मैं पैसा अपने घर वालों को उधार देता हूं, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं तो मनी लेंडिंग का बिजनेस करता हूं, नहीं, आउटसाइडर को दो ना। तो यानी कहना चाहते हैं कि टोटल आपकी जो कैपिटल आई है, टोटल ऑन फंड आया, खुद का पैसा, उसमें से जो पैसा आपने सब्सिडरीज में लगा रखा है, चाहे शेयर्स के रूप में, चाहे डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के रूप में, वो आप माइनस करो। बाकी नेट केस पैसा कितना, नेट जो आपके इस एनबीएफसी में रोटेट हो रहा है। लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात है, टू द एक्सटेंट ऑफ सम exceed 10% of on fund, to the extent such sum exceeds, यानी 10% से ज्यादा हुआ तो माइनस करना है, नहीं तो नहीं करना। तो भाई इस 10% वाली बात को समझने के लिए हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। यहां पर लिख लो सी मिसलेनियस क्वेश्चंस नंबर 1 और पेज नंबर 40 नंबर। ठीक है, 39 पेज नंबर 39 40 पर है, आधा क्वेश्चन 39 पर है, आधा 40 पर। इलस्ट्रेशन 1, क्या लिखा है, टेम्पल्टन फाइनेंस इज नो एनबीएफसी, और उसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट ऑन फंड ऑफ टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड एज पर एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। दो तरह की होती है एनबीएफसी, एक वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, एक वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब सेविंग अकाउंट मत समझ लेना, डिपॉजिट मतलब ये कि उनको भी पैसे की जरूरत होती है, कंपनियां भी तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है।
ठीक है, लमसम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो ये दो तरह की कंपनी। खैर हम यहाँ पर बात करते हैं पहले तो नेट ऑन फंड की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी लेना है? 100। फ्री रिजर्व्स कितने लेने हैं? 500। लोन्स थोड़े ना लेंगे, डिपॉजिट्स ये भी नहीं लेंगे। तो बैलेंस शीट में से मैंने क्या उठाया? इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स। और कुछ होता तो क्या करते हैं हम? प्रॉफिट, मतलब शेयर होल्डर्स फंड को प्लस माइनस कर लो, बस सीधी सी बात है। ऑन फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड लेस, क्या असेट साइड में कोई लॉसेस रखे हुए हैं? यस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200। तो ये हो गया 600, ये माइनस कर दिया 200, ये आ गया आपका 400। ठीक है, नेट ऑन ऑन फंड कितना हो गया? 400। अब इसमें से माइनस करना है इन्वेस्टमेंट्स। तो कितने इन्वेस्टमेंट असेट साइड में देखते हैं? लीज आउट असेट्स, ठीक है, ये तो हमारा बिजनेस है लीजिंग। इन्वेस्टमेंट क्या माइनस करना होता है मैंने? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज। तो शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज और अदर एनबीएफसी अगर है तो माइनस करो, क्योंकि वो पैसा कोई और यूज कर रहा है, आप यूज नहीं कर रहे। यानी वो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड कहाँ है? वो तो आपके बिजनेस से निकल गया। तो 100 लिए इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, 100 लिए। और क्या है? इन डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरीज, तो मैंने यहां लिखा था बॉन्ड्स डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरीज ग्रुप कंपनी, यानी शेयर्स भी आ गए, बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी अगर ग्रुप कंपनीज में है, सब्सिडरीज में, तो वो भी 100 के लिए। टोटल कितना हो गया? 200। और कुछ है? बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं माइनस करना है, सिर्फ ये वाली जो लिखा है वो ग्रुप कंपनीज, अदर एनबीएफसीज एंड सब्सिडरीज, 3 वर्ड। क्या लिखा था? To the extent such sum exceeds 10% of on fund, यानी कितना माइनस करना है? To the extent such sum, ये वाला समझो, exceeds 10% of on fund, 10% इसका 10% of on fund, 160। तो such sum means investment in subsidiaries group company exceeds 10% of on fund should be deducted। तो 10% माइनस नहीं करना, 10 से ऊपर जितना है वो माइनस करना। such sum exceeds 10%, वो माइनस करना है। ये 240 बता, ये नेट ऑन फंड कहलाएगा, NOF। ठीक है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी? 200। इट मींस दिस NBFC comply with the requirement of minimum net on fund 200 lakhs। एक तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर से वहीं चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर वहीं उसी पैराग्राफ पर आ जाए, पेज नंबर 13 पर। क्या लिखा है? लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट as per the terms of section so and so, the minimum level of liquid assets to be maintained by NBFC is 15% of public deposits outstanding as on the last working day of second preceding quarter. Of the 15%, NBFCs are required to invest not less than 10% in approved securities, and remaining 5% can be in unencumbered term deposit with any scheduled commercial। Thus the liquid asset में consist of government securities वगैरह वगैरह, यानी लिक्विड एसेट्स कितने रखना है? कम से कम इनके पास 15% रखना है। जैसे अपने बैंकिंग चैप्टर में था SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट रखना थी मैंने, वैसे यहाँ पर 15% लिक्विड एसेट रखना है। किसका 15%? टोटल पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, यानी इनकी बैलेंस शीट में अगर पब्लिक से इन्होंने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो उसका 15%, उतना पैसा आपको लिक्विड रखना, क्योंकि पब्लिक कभी पैसा मांगने आ सकती है, तो आपको देना पड़ेगा। अब 15% कहाँ डिपॉजिट करना है? लिक्विड फॉर्म में रखना है, तो कैश नहीं रखेंगे कि घर कैसे चोरी होने का डर है, तो कहाँ रख सकते हो आप? इसमें से 10% पैसा जो है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रख लो, और 5% पैसा जो है अनएंक्यूम्बर्ड टर्म डिपॉजिट किसी बैंक में एफडी करवा दो,
अनइंक्यूम्बर्ड का मतलब उसके ऊपर कोई लोन मत लो, मालूम पड़े एफडी करवाई और एफडी के अगेंस्ट में चार्ज ले लिया, लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं। अनइंक्यूम्बर्ड मींस विदाउट लोन, टोटल डिपॉजिट आप करवा सकते हो। ठीक, ये भी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। आगे चलते हैं। फिर कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी। अगला कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी में पूरा नहीं पढ़ना है, नीचे 3 कैटेगरीज रखी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को हम एनबीएफसी डी कहते हैं, नॉन डिपॉजिट वाले को हम एनबीएफसी एनडी कहते हैं। दोज विद असेट ऑफ लेस देन 500 करोड़ एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज, दोज विद असेट्स ऑफ 500 करोड़ और अब 3 कैटेगरी हो गई। एक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग हो गई, एक नॉन डिपॉजिट हो गई लेस देन 500 करोड़, एक मोर देन 500 करोड़। ठीक है, इसको हम याद रख लेंगे। पहले वाले को डिपॉजिट डी वर्ड से, दूसरे वाले को एनडी वर्ड से, तीसरे को एनडी के साथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऐसा ही वर्ड भी जुड़ गया। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, अकाउंटिंग से हमको कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले पार्ट भी छोड़ दे। फिर आता है पेज नंबर 9.18, इनकम रिकॉग्निशन, सेम बैंकिंग जैसा, वही एनपी अकाउंट नॉन एनपी अकाउंट वर्ड पढ़ा था ना। तो इनकम कब और कैसे रिकॉग्नाइज होती है? अगर एनपी अकाउंट होता तो इनकम इंटरेस्ट रियलाइज्ड बेसिस पर, मींस एक्चुअल रियलाइज हुआ तब रिकॉग्नाइज करो, अक्रूवल बेसिस पर। और जो परफॉर्मिंग एसेट है उस पर हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करते थे अक्रूवल बेसिस पर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। सेम वही कंसेप्ट यहां पर। प्रिंसिपल देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल है यहां। नंबर 2, इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, डिपॉजिट और एनी अदर चार्ज ऑन एनपीए शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। अंडरलाइन एनपीए और एक्चुअली रियलाइज्ड। ठीक है, एनी सच इनकम रिकॉग्नाइज्ड बिफोर असेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड शैल बी रिवर्स्ड। मान लो आपने कोई इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है, लेकिन बाद में असेट क्या हो गई, एनपीए हो गई और वो रिकवर नहीं कर पाया, तो जितना पार्ट अनरियलाइज रह गया उसको रिवर्स कर दो वापस, यानी फिर से पीएल अकाउंट में डेबिट कर दो। पहले आपने क्रेडिट किया होगा, डेबिट कर दो। थर्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज असेट विथ इंस्टॉलमेंट आर ओवरड्यू फॉर मोर देन 12 months, इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन हायर चार्जेस आर एक्चुअली रिसीव्ड। इस पूरे एनबीएफसी में अक्सर आगे तक बताऊंगा हायर परचेज कंपनीज पे अलग से थोड़ा सा। तो हायर परचेज के केस में अगर 12 महीने से इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है तो फिर वो आपका एनपीए होगा, इसलिए उस पे इनकम रिकॉग्नाइज रियलाइज बेसिस पर होगी, अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगी। फिर से पढ़ लेना, इफ इंस्टॉलमेंट आर ओवरड्यू फॉर मोर देन 12 months, यानी 12 महीने तक तो आप इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो, 13वें महीने से, ठीक है, आप रियलाइज बेसिस पे करोगे। और चौथा है रेस्पेक्ट ऑफ लीज असेट्स, इसमें भी सेम वही है। लीजिंग में भी क्या होता है, आपने एस पढ़ा ना लीज का, यानी इंस्टॉलमेंट ही तो होती है। हायर परचेज भी तो एक तरीके से लीज जैसा ही है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है, लीज पेमेंट, लीज रेंटल, तो उसमें भी ऐसे ही कि मोर देन 12 months, अगर 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो फिर इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन लीज रेंटल इज एक्चुअली रियलाइज्ड। तो ओवरऑल तीनों पे, नॉर्मल केसेस में एनपी अकाउंट्स एक्चुअल बेसिस, हायर परचेज में एंड लीजिंग में 12 months। आगे चलते हैं। आगे आप ये जो मैं पढ़ा था यार बस वो टिक लगाएंगे, ठीक है। और सारे बेचेस में से ऐसा नहीं कि तुम्हारे बेच में, सभी बेचेस में इतना ही पढ़ाया जाता है, जरूरत इतनी है। अननेसेसरी फालतू पढ़ने से कोई सेंस नहीं। इतना टाइम बचे तो उतना टाइम में आप एएस डबल रिपीट करो, वो ज्यादा मार्किंग दिलाएंगे बजाएगी। असेट क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 9.2। असेट क्लासिफिकेशन वही जो आपका बैंकिंग कंपनी में था, इसलिए ये चैप्टर इजी भी है कि सब कुछ वैसा ही है। जैसे देखो आप अगले पेज पर क्या दिया हुआ है, 4 क्लासिफिकेशन, वही स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट से 4 असेट।
अच्छा, जिसका बैंकिंग चैप्टर क्लियर ना हो तो एक बार और मैं आपको यहाँ पर, इससे बैंकिंग का रिवीजन भी हो जाएगा, बैंकिंग का रिवीजन भी होगा। स्टैंडर्ड क्या होती है? तो जहां रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे हो रही, which does not disclose any risk, ठीक है। एनी रिस्क का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल रिस्क, तो हर बिजनेस में रहती है। अच्छा खासा व्यक्ति जो अच्छी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो भी अचानक इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो मींस असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ना इंटरेस्ट का डिफॉल्ट है ना प्रिंसिपल अमाउंट का डिफॉल्ट है। which does not disclose any problem, not carry more than normal risk, not more than normal risk से ज्यादा कुछ भी नहीं। सब स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? तो सब स्टैंडर्ड के लिए आप आएंगे as per NBFC company systematically important non deposit taking company and deposit taking company, दोनों में फर्क। Substandard means an asset which has been classified as NPA, non-performing asset, for a period not exceeding 14 months। वहां कितना था? तो एक बार एसेट एनपीए आने के बाद कब तक वहां रहती थी? वहां 12 महीने रहती थी। यहाँ पे भी 14 की जगह 12 हो चुका है, आप उसको कट करके 12 कर ले, और ये बात नीचे लिखिए पैराग्राफ में, नोट में डार्क लेटर में लिखा है। देखो ये 14 मंथ 2017 तक थे, उसके बाद 12 महीने का रोल आ गया, तो आप 14 हर जगह से कट करते हैं, आपको 12 ही याद रखना है। यानी आप साइड में लिख लें सेम एज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। However, as per non, नीचे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, however, as per NBFC's non-systematically important non-deposit taking company, यानी वो से systematic कंपनी और ये है non-systematically कंपनी। इनके केस में 18 मंथ का रूल है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ 18 याद रखना पड़ेगा, वहां 12। यानी आपके असेट पहले स्टैंडर्ड रहेगी, फिर क्या हो जाएगी? सब स्टैंडर्ड रहेगी, फिर डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगी, और फिर लॉस कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट टाइम एनपीए हुआ कोई अकाउंट, जैसे ही एनपीए होगा पहली बार, तो यहां तक तो परफॉर्मिंग कहलाएगा, उसके बाद वो क्या कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग, वो नॉन परफॉर्मिंग कहलाएगा, है ना। तो परफॉर्मिंग में एक और नॉन परफॉर्मिंग में 3 आते हैं। अब एनपीए होने के बाद 12 महीने तक यहां रहेगा वो सब स्टैंडर्ड में। 12 महीने के बाद मोर देन 12 मंथ हो गया तो वो कहां चले जाएगा? डाउटफुल। डाउटफुल में कितने साल रहेगा सर? तो अनलिमिटेड पीरियड तक रहेगा, 1 2 3 4 5 10 जितने भी साल, जब तक की बैंक या आरबीआई के इंस्पेक्शन और जो इंस्पेक्शन करने आता है आरबीआई वाले वो, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर जब तक उसको लॉस से डिक्लेयर ना कर दे तब तक वो डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा। ये बात भी पढ़ लेते हैं। डाउटफुल में क्या लिखा हुआ? सेम वही लिखा हुआ, देखो सीधे हम मंथ पर आते हैं। क्या लिखा हुआ था? विच रिमेन्स अ सबस्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 14 मंथ। एक्सीडिंग 14 के कितने कर दो? 12। तो रिमेन्स सबस्टैंडर्ड एक्सीडिंग 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा तक सबस्टैंडर्ड, यानी अभी तक भी वो अकाउंट सुधरा नहीं है, अभी तक भी इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट नहीं हुई, तो 12 महीने तक आप उसको सबस्टैंडर्ड में रखो। जैसे 13th मंथ हो, 13वां महीना हो, वैसे आप उसको क्या कह दो? डाउट। और यहां कब तक रहेगा? कुछ नहीं लिखा है। ऐसे ही नॉन सिस्टमेटिक कंपनी में ऊपर कितना था? 18 महीने, तो 18 महीने के बाद क्या हो जाएगा? वो डाउटफुल। और लॉस असेट क्या है? तो इस कैटेगरी में तभी जाएगा इफ एन असेट व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लॉस असेट बाय एनबीएफसी, खुद एनबीएफसी इटसेल्फ खुद ही कर दे लॉस असेट में। जैसे कोई व्यक्ति अचानक इंसॉल्वेंट हो गया, बढ़िया कस्टमर था, तो एनबीएफसी ने खुद ने ही उस लोन को लॉस बैड डेट्स में डाल दिया, तो सीधे इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ गया ना। जरूरी थोड़ी ना कि यहां से होता हुआ जाए। तो एक स्टैंडर्ड अकाउंट, अच्छा खासा अकाउंट डायरेक्ट लॉस रेट में भी हो सकता है, एनबीएफसी ने डिक्लेयर किया। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये अकाउंट लॉस, जब ऑडिट करने आते हैं उन्होंने चेक किया सारे अकाउंट को, उन्होंने देखा
तो उन्होंने देखा कि यार आपने ये अकाउंट तो गलत रख रखे, आपने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रख रखे या आपने इस कैटेगरी में रख रखे, ये तो लॉस एसेट, इनसे रिकवरेबल नहीं रहेगा, तो आप उठा के उसको लॉस एसेट में डाल दो। आरबीआई के इंस्पेक्शन भी जब एनबीएफसी का करते हैं वो लोग करते हैं। तो यहां कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरफ, एज डिक्लेयर्ड बाय एनबीएफसी, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर और आरबीआई। अब क्वेश्चन तो ये है कि सर एनपीए कब होगा, क्योंकि एनपीए होगा तो ही तो इसमें आएगा, और एनपीए कब होगा, तो याद करो वहां पर क्या था अक्सर रूल, 90 डेज वाला रूल था। इफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 90 डेज, याद करो लगभग 3 महीने का रूल था, उसके बाद एनपीए होता था। ओवरड्यू यानी ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं आया तो अगले दिन से क्या हो जाता था, वो ओवरड्यू। तो वहां से अगर 90 दिन है यानी ओवरड्यू होने के बावजूद भी 90 दिन का टाइम दिया सुधार लो अकाउंट, तो स्टैंडर्ड मानेंगे, नहीं सुधरा तो सब वहां 90 दिन। यहां देखिए NPA means an asset in respect of which interest has remained overdue for a period of 6 months. टर्म लोन में भी 6 मंथ, डिमांड लोन में 6 मंथ, सब जगह आपको 6 मंथ लिखेगा, लेकिन एक्चुअली नीचे नोट में लिखा हुआ है कि ये सब पीरियड ऑफ 3 मंथ कर दिया गया है। तो आप सारे 6 मंथ कट करके और सब जगह क्या कर लेंगे, 3 मंथ। 90 डेज नहीं लिखा है, 3 महीने लिखा है, 3 मंथ। और नॉन सिस्टमेटिकली कंपनी में आज भी कितना है, क्रेडिट 6 मंथ है, अंडरलाइन कर लेना, फर्क याद रखना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली पे 3 मंथ, नॉन सिस्टमेटिकली पर 6 मंथ, आप साइड में लिख के रख लेंगे, ठीक है। सी पॉइंट, अगला जी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जी पॉइंट में लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट का तो समरी मैंने बता दिया, सब पर तो 6 मंथ की जगह कितने महीने लिख लोगे, 3 मंथ, और नॉन सिस्टमेटिकली में 6 मंथ, इन सबका शॉर्टकट इतना। जी पॉइंट है लीज रेंट के केस में, लीज रेंट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट व्हिच हैज बिकम्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, और इसको भी घटा के कितना कर दिया गया, 3 महीने, नीचे नोट में लिखा है। तो यहाँ पे 12 मंथ कट करके 3 मंथ कर, यानी हायर परचेज लीजिंग में भी अगर इंस्टॉलमेंट बिकम्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 3 मंथ देन इट बिकम्स एनपीए, ठीक है। और इसके बाद एज पॉइंट कोई खास काम का नहीं है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं कि सपोज मान लो कोई एसेट, कोई चीज 1 जून को किसी ने आपसे लोन लिया, ठीक है, 1 जून 2020, इसकी इंस्टॉलमेंट आना थी 1 जुलाई को, कब ड्यू होना थी, 1 जुलाई, ये ड्यू होना है, ये ड्यू डेट है, पहली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कोई सा भी केस मान लो, लोन कोई सा भी। तो अगले दिन से क्या हो जाएगा, ये ओवरड्यू हो जाएगा, 2 जुलाई से क्या हो जाएगा, ओवरड्यू। तो अब ये कब तक रहेगा यहाँ, तो 2 जुलाई से अगर हम देखें तो जो 2 जुलाई से 3 महीने तक, 3 महीने ओवरड्यू, एनपीए 3 महीने बाद होगा कि पहले, अभी ओवरड्यू हुआ 2 जुलाई के दिन, ठीक है, 2 जुलाई के दिन ये ओवरड्यू हो गया। अभी 3 महीने तक तो स्टैंडर्ड में बना रहेगा, 3 महीने तक कहां रहेगा, स्टैंडर्ड, आप ढंग से लैंग्वेज पढ़ लेना। An asset in respect of which interest has remained overdue for a period of 6 months or more, 6 महीने या उससे ज्यादा ओवरड्यू है तो एनपी, यानी 6 महीने तक ओवरड्यू नहीं, और 6 महीने घट के कितने हो गए, 3 महीने, 3 महीने, तो 3 महीने यानी 2 अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है। हालांकि 1 अक्टूबर में हो जाएगा 3 मंथ कंप्लीट, बट हम अब ज्यादा इतना डेट के झंझट में नहीं पड़ रहा है ना। वैसे तो 1 अक्टूबर को ही 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इधर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इधर 2 पे खत्म थोड़ी ना होगा, 1 पे होगा। 3 महीने गिनना है तो 2 तारीख दोनों तरफ थोड़ी ना काउंट होगी, एक तरफ काउंट होगी। तो यहाँ 3 महीने होगा। अभी तक भी अकाउंट अगर सही चल रहा है, या चलो उसने इकट्ठा आके 3 महीने की एक साथ इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड बना रहेगा, एनपीए नहीं हो। लेकिन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 3 मंथ और मोर देन 3 मंथ, यानी इसके बाद भी वो ओवरड्यू बना हुआ है, तो अब वो एनपीए डिक्लेयर हो गया, और जैसे एनपीए डिक्लेयर हुआ वो आ गया सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। कहां आ गया वो, सब स्टैंडर्ड 2020। कब तक रहेगा, 12 महीने तक रहेगा वो, 12 महीने।
यानी 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक यहाँ रहेगा। अभी तक भी अकाउंट नहीं सुधरा तो फिर वो कहाँ चले जाएगा, डाउटफुल में। और डाउटफुल में कई साल तक रह सकता है, 21, 22, 23 जितने भी। तो वहां 90 दिन के बाद एनपी होता था, या 3 महीने के बाद एनपी होता है, ऐसा सोचना। और जैसे एनपी होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, याद ये रखना। तो लगभग पूरी बात सेम होगी, जैसा वहां समझाया था लिखाया था ऐसे ही मैंने, ठीक वैसे यहाँ पर भी। आगे चले, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो याद करो जैसा वहां था वैसे ही लगभग यहाँ पर भी प्रोविजन बनते थे ना, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। प्रोविजन बनाते थे तो स्टैंडर्ड पे कितना, सब स्टैंडर्ड पे कितना, डाउटफुल पे कितना, लॉस ऑफ सेट पे कितना, देखना। आपको चैप्टर भी सामने रखो क्योंकि एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका भी और इसका भी। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर। लॉस सेट पर तो 100% वहां भी था, यहाँ पर भी तो मॉलिक्यूलर सेम एज बैंकिंग। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल में 100% प्रोविजन टू द एक्सटेंड to which the advance is not covered by realized value of securities, यानी 100% of unsecured portion। क्या लिखोगे, 100% of unsecured portion। तो वहां पे भी इसी था, वहां पे भी इसी था। तो जो डाउटफुल कैटेगरी में थे उसके दो पार्ट होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जो अनसिक्योर्ड उस पर 100%, और जो सिक्योर्ड पार्ट था, याद करो वहां पे उसमें ऐसा पीरियड था, क्योंकि यहां पर जो असेट है वो कई साल तक रह सकती, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितने भी साल तक। तो अगर डाउटफुल कैटेगरी में अप टू 1 ईयर, यानी पहला साल है, मान लो ये 2021 के बाद किधर आ जाएगा, डाउटफुल, यानी 2021 के बाद इधर आ जाएगा डाउटफुल में। तो अब यहां पर डाउटफुल में है 1 साल हो गया, अभी भी अकाउंट सुधरा नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कई साल हो गए। तो अगर फर्स्ट ईयर है तो क्या लिखा हुआ है इस टेबल में, आप देखिए up to 1 year, up to 1 year in doubtful category, then provision 20%. If 1 year to 3 year, 30%. More than 3 year, 50%. यहाँ थोड़ा डिफरेंस, वहां अलग था, याद करो। आप चाहो तो उसके साइड में ब्रैकेट बना के लिख लो, इन बैंकिंग चैप्टर सो एंड सो। तो वहां अलग था, याद करो, और यहाँ अलग है। तो यह फर्क आया, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में दोनों चैप्टर है और दोनों का अगर एक साथ क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप याद रखना बात को। तो 20, 25 और 50, सॉरी 20, 30 और 50 है यहाँ पर। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितना भी अमाउंट है उसका 10%, वहां पे अलग था। वहां पे सिक्योर्ड का अलग था, अनसिक्योर्ड का अलग था, याद रखना। और स्टैंडर्ड में जनरल प्रोविजन है 0.35% ऑफ आउटस्टैंडिंग शैल बी मेड, कितना, 0.35। लेकिन इसको इसी पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, इज बीइंग इंक्रीज टू 0.4%। 2018 के बाद इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 0.4। तो वहां पर भी इतना ही याद करो, बैंकिंग कंपनी 0.4 ही था, जनरल प्रोविजन तो ही था। लेकिन नोट भी याद रखो, नोट ये है कि नॉन बैंकिंग, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज के केस में प्रोविजन है 0.25%। तो यहां थोड़ा सा याद रखना, नॉन सिस्टमेटिकली में 0.25% है, ठीक है। इतना प्रोविजनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बनता है, सही बताऊं तो इसी का बनता है, मतलब मोस्ट टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इसी का रहेगा। फिर लीज एंड हायर परचेज के केस में एक क्वेश्चन इसका, द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज एंड लीज असेट्स शैल बी एज अंडर। हायर परचेज असेट, in respect of hire purchase assets, the total dues, overdue and future installment taken together as reduced by finance charges not credited। खैर ये चीज अभी आपके काम की नहीं है, हम आते हैं नीचे वाले सेकंड पैराग्राफ, एडिशनल प्रोविजन पे। हायर परचेज के केस में एडिशनल प्रोविजन का कांसेप्ट है, जो प्रोविजन नॉर्मल बनते हो तो बनेंगे इसी, एक्स्ट्रा प्रोविजन के लिए ये इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इस पे अंडरलाइन करें, आगे पे लिखें क्या लिखा हुआ है, वेयर हायर चार्जेस और लीज रेंटल आर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ। 12 महीने तक ओवरड्यू है, 12 महीने तक ओवरड्यू है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन मत बनाओ, जो नॉर्मल बनता होता है बनाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं, एडिशनल नहीं। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा ओवरड्यू है
अप टू 24 मंथ तो 10% एडिशनल प्रोविजन बनाएंगे आप नेट बुक वैल्यू का, ठीक है, उस असेट की बुक वैल्यू का 10%। 24 से 36 में नहीं तो 40, 36 से 48, 48 से ज्यादा है तो 100% ऑफ बुक वैल्यू। ये एडिशनल प्रोविजन इन केस ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज। On expiry of 12 months after the due date, the last installment of hire purchase, the net book value shall be fully provided। अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट है और वो नहीं आई 12 महीने तक, तो फिर जितनी नेट बुक वैल्यू उस एसेट की वो पूरी की पूरी प्रोविजन प्रोवाइड कर दो। नेट बुक वैल्यू शैल बी फुली प्रोवाइडेड। अब नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या? तो नेट बुक वैल्यू का मतलब बताया है इन केस ऑफ हायर परचेज एसेट द एग्रीगेट ऑफ ओवरड्यू एंड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, जितनी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो चुकी है और जितनी वो फ्यूचर में मिलने वाली थी वो टोटल लगा लें। रिड्यूस बाय बैलेंस ऑफ अनमेच्योर्ड फाइनेंस चार्जेस एंड फर्दर रिड्यूस बाय प्रोविजंस मेड अंडर पैरा 9(2) ऑफ दिस एक्ट। और लीज एसेट के केस में तो ये रिक्वायरमेंट, हालांकि सब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट वो कहना चाहते हैं ये कि जितनी इंस्टॉलमेंट आ गई, सॉरी आना थी वो, और उसमें से इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दो, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये होता है यानी जो इंटरेस्ट अनअर्न्ड है। अर्न्ड कौन सा होता है? जो टाइम बीत गया उसका इंटरेस्ट अर्न्ड, और जो टाइम नहीं बीता उसका इंटरेस्ट, यानी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो भी अर्न का हुआ। इंटरेस्ट तो टाइम वाइज अर्न होता है ना, तो टाइम एक्सपायर का हुआ तो उसको अनअर्न्ड बोलते हैं, यानी उसको माइनस करने का कहा, इज रिड्यूस्ड। यानी सीधी सी लैंग्वेज में कह देते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। जो ओवरड्यू हो गई एक तो वो इंस्टॉलमेंट, वो तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, प्लस फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट आना है उसका इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल, इतना पैसा आना चाहिए। और इसमें से अगर हम ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं तो वो माइनस कर दो, तो नॉन नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी पैसा अगर नहीं आया नेट बुक वैल्यू तो इसको भी फुली प्रोवाइड कर दो। ये कहने का मतलब कुछ खास बात नहीं थी, खास आपको ऊपर का चार्ट याद रखना है। डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट ये सब कुछ काम के नहीं है, ठीक है। फिर सीधे हम अब मेन क्वेश्चन पर ही आएंगे, क्योंकि ये पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। सीधे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया पेज नंबर 39 पर, है ना, नेट ऑन फंड का। एक तो ये हो गया। सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन 2 ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड वाला है, एक ये है। थर्ड नंबर पर आपका कौन सा है? प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट का है। प्रोविजनिंग का देख लो पहले आप, बहुत इजी है प्रोविजनिंग का। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद होगा बैंकिंग में आता है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल वगैरह वगैरह। ऐसे यहाँ पर भी स्टैंडर्ड में क्या फर्क बताया? वैसे तो 0.4% है, लेकिन एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली फाइनेंस कंपनी के लिए 0.2 है, एक डिफरेंस, ठीक है। तो इस ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप। थर्ड ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा, बस प्रोविजन के परसेंटेज याद रखना है आपको। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं, और एक्सरसाइज में देख लें आप, तो एक्सरसाइज में भी आपको समरी में खास तौर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से दिए हैं देखें एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 ये भी प्रोविजन का ही, तो एक ये कर लेना। सेकंड नंबर है ये अपना हायर परचेस का, अभी जो मैंने आपको बताया, ये कर लेते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है इसमें? ये हायर परचेस कंपनी है, हायर परचेस एंड लीजिंग फाइनेंस कंपनी। तो उनके बुक्स में 31 मार्च को क्या स्थिति है? अब हालांकि इन्होंने डेट मार्च 17 दे रखी है, हमें 17 का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम तो नए नाम से, क्योंकि 17 तक तो 14 महीने और वो सारे रूल्स थे, अब तो हमें न्यू रूल्स के हिसाब से करना है। तो हायर परचेज में इंटरेस्ट ओवरड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल अकाउंट, पीरियड ओवरड्यू इतना, इंटरेस्ट ओवरड्यू इतना, और नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट आउटस्टैंडिंग इतना। एलसीडी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, you are required to calculate the amount of provisions to be made। तो अगर अपनी बात हुई अप टू 12 मंथ ओवरड्यू है तो नील प्रोविजन, एडिशनल प्रोविजन इन केस ऑफ स्पेशली हायर परचेज एंड लीजिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो उस पेज को वापस खोल के देख लो, वहां क्या था? अप टू 12 मंथ नील। 12 से 24 महीने अगर है तो 10% किसका?
इंटरेस्ट अमाउंट का नहीं, 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू लिखा था वहां पर यार। तो बुक वैल्यू कितनी है 2410, उसका 10%। इस तरीके से आप प्रोविजन बना दोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर 12 से अगर ज्यादा हो 36 महीने तक हो तो याद करो 40%, 36 महीने से अगर ज्यादा है 48 तक है तो 70%, और 48 से भी ज्यादा है तो 100%। तो हायर परचेस का एक ये क्वेश्चन बनता है, एक नेट ऑन फंड का क्वेश्चन बनता है, बता दिया। एक सिंपल प्रोविजनिंग का क्वेश्चन बनता है ना, और एक बीच में छोड़ा है मैंने क्वेश्चन, तो वहां पर आके और हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो गया। पेज नंबर 40 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ब्राइट फाइनेंस कंपनी। इस चैप्टर में से इतना ही आईएमपी है, आप उससे करने की कोशिश ना करें। ठीक है, किसी भी पेज में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, ध्यान रखना। तो इस लेसन नंबर 2 में ब्राइट फाइनेंस इज एन एनबीएफसी, इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 lakhs of which installment are overdue on 200 accounts for the last 2 months। तो इन्होंने बड़ा क्वेश्चन दिया 200 lakhs का, इस 200 लाख में क्या है, of which installment are overdue on 200 accounts for last 2 months। 2 महीने से कितने पर ओवरड्यू थी, 200 अकाउंट पर, 200 अकाउंट्स पे 2 महीने से ओवरड्यू थी। अमाउंट ओवरड्यू 40 lakhs, अकाउंट इतना था और अमाउंट कितना था 40 लाख रुपए। तो 2 महीने से 200 अकाउंट पर 40 लाख रुपए ओवरड्यू चल रहे थे। फिर आगे लिखा हुआ है ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 months, 3 महीने से 24 अकाउंट पर, और अमाउंट ओवरड्यू कितना 24 lakhs। ऑन 10 अकाउंट्स मोर देन 30 months, 30 महीने से ज्यादा हो चुके थे, मोर देन 30 months। कितने अकाउंट पर, 10 अकाउंट पर, कितना अमाउंट 20 लाख रुपए। ठीक है, फिर एंड 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 3 years, 4 अकाउंट्स ऐसे थे जिन पे 3 साल से ज्यादा हो चुके थे, 4 अकाउंट। ओवरड्यू 20 lakhs, 20 लाख रुपए ओवरड्यू, कितने लाख रुपए 20 लाख। और लिखा है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड असेट, ये ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में था। ठीक है, एंड 1 अकाउंट ऑफ 10 lakh which has been identified as non recoverable, एक अकाउंट ऐसा था 10 लाख रुपए का, 10 लाख का, जिसको हमने नॉन रिकवरेबल मींस लॉस असेट मान लिया था बाय द मैनेजमेंट। आउट ऑफ 10 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर 30 months, यानी ये वाले 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। 6 अकाउंट इसमें से 6 लाख रुपए के सब स्टैंडर्ड में थे फॉर मोर देन 14 months। 14 मंथ की जगह हम कितना कर लें 12 month। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर लेस देन 12 months। Classify the asset of company in line with NBFC systematically important companies and deposit taking companies directions। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तो आप देखें कौन किसको स्टैंडर्ड कहोगे, किसी सब स्टैंडर्ड, ये बताना। तो क्वेश्चन ये बनता है कहां से चले, यहां से चले। 2 महीने हुए भी, ओवरड्यू हुए कितने महीने हुए, इससे 2 महीने, जबकि रूल क्या है 3 महीने तक तो हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। 3 महीने या उससे ज्यादा हो जाए, एग्जैक्ट 3 month या उससे ज्यादा हो जाए तो वो सब स्टैंडर्ड में जाता है। तो फिलहाल तो ये कहां जाएगा, स्टैंडर्ड कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो आप इनको स्टैंडर्ड कैटेगरी में लिख दोगे, है ना, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड। फिर दूसरा, ये 24 अकाउंट 3 month, एग्जैक्ट 3 month लिखा था क्या, यस 3 month लिखा था, नॉट मोर देन 3 month नहीं लिखा, सिर्फ 3 month लिखा था। तो 3 month तक भी क्या रहेगा, तब भी स्टैंडर्ड रहेगा, ये भी स्टैंडर्ड। तो आप एक हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड, कैसे किया गया शो, तो आप देखिए लोग स्टैंडर्ड में पहला ये लिख दिए
200 अकाउंट्स रुपीज 40 lakhs, 24 अकाउंट्स रुपीज 24 lakhs। फिर यहाँ 33, यहाँ 30 मंथ 10 अकाउंट 20 lakh। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। इसमें से 6 अकाउंट ऐसे थे, देखिए 10 अकाउंट में 6 अकाउंट ये थे, 4 अकाउंट ये हो गए, तो 6 अकाउंट पे 6 लाख रुपए थे, तो बाकी पे हो गए कितने 14 लाख रुपए, और 3 लाख कितना। ये कह रहे हैं कि ये 6 अकाउंट ऐसे थे जिन जो सब स्टैंडर्ड में मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा हो गए इनको सब स्टैंडर्ड। तो अगर 12 महीने से ज्यादा सब स्टैंडर्ड है तो फिर ये तो डाउटफुल हो गया। किस कैटेगरी में रख दो उसको, डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। ये से कम, और ये 4 अकाउंट इसमें 14 लाख थे, इसमें लेस देन 12 मंथ है, 12 महीने से कम है, तो 12 महीने से कम है तो ये भी सब स्टैंडर्ड में रहेंगे ना, क्योंकि 12 महीने तक तो सब स्टैंडर्ड में रहता है, 12 महीने के बाद डाउटफुल में आता है, तो 12 महीने से कम है। अब आपको कंफ्यूजन होगा सर ऊपर तो 30 मंथ लिखा था, तो उन्होंने ओवरऑल लिख दिया था 30 मंथ, क्योंकि कुछ अकाउंट 30 मंथ वाले भी होंगे, तो इसलिए उन्होंने आगे उसमें एनालिसिस दे दिया कि उसी में से ऐसा था कि कुछ महीने, कुछ पर तो आपके 12 महीने से ज्यादा हो गए, यानी हो सकता है 30 महीना हो गया, और कुछ पर नहीं हुए, तो उन्होंने सारे अकाउंट का टोटल दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड थे, इसलिए हमने अलग अलग कर दिए। अब आते हैं यहाँ पर, ये मोर देन 3 इयर्स सब स्टैंडर्ड में क्यों है? अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड में 12 मंथ से ज्यादा होता है तो हम उसको डाउटफुल में ले जाते हैं, यहाँ तो 3 साल तक रखा है, तो गलती है, यानी ये किसमें क्लासिफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए डाउटफुल, और ये तो ऑलरेडी किसमें है, लॉस असेट में। तो एक तरीके से आपकी एक समरी बन गई, और समरी ये बन गई आपकी कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। स्टैंडर्ड में आपने 40 लाख रुपए ये, 40 लाख ये, 24 लाख ये दो स्टैंडर्ड में लिख दिए। सब स्टैंडर्ड में एक ये है 14 लाख रुपए का, ये 4 अकाउंट है, 4 अकाउंट, ठीक है। फिर डाउटफुल में ये दो हैं, डाउटफुल में के 6 लाख के 6 अकाउंट्स ये हैं, और 4 अकाउंट्स ये 20 लाख के, 4 अकाउंट ये है 20 लाख के। लॉस असेट में ये है 10 लाख रुपए, लेकिन इन सब पर टोटल लगाओ, तो इन सब पर टोटल लगाओगे तो 200 नहीं हो रहा है, जबकि उन्होंने तो 200 की बात की थी, ये भी ध्यान रखना। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा होगा 86, तो 86 के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है, यानी उन पर कोई डाउट ही नहीं है, यानी उन पर इंस्टॉलमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बराबर आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट। जिन पर नहीं आ रहे उन पे बताया इन्होंने कि इस पे नहीं आ रहे, इस पे 2 महीने से नहीं आ रहे, इस पे 3 महीने से नहीं आ रहे, इस पे 3 साल से नहीं आ रहे, इस तरीके से बाकी पर आ रही तो स्टैंडर्ड, ठीक है। ये अपना एनबीएफसी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप समझ गए, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, हर पेज में इतना ही पढ़ाया, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। नंबर 1 हमने क्या बात की, पहले हमने टाइप्स ऑफ एनबीएफसी पढ़े, ठीक है, एनबीएफसी और बैंक का डिफरेंस पढ़ा, थोड़ा सा ये आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें, कभी आ गई थ्योरी गलती से तो याद नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेट ऑन फंड वाला एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल किया, ठीक। फिर थ्योरी के हिसाब से एसेट क्लासिफिकेशन में वही 4 एसेट क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पढ़ी, उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये हो गया अपना, एक स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कैसे करना उसका क्वेश्चन हो गया, इनकी प्रोविजन का क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने, वो भी हो गया आपका, ठीक है। एक हायर परचेस का स्पेशल क्वेश्चन था, वो भी हो गया। इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान से सुन लें। यही 4-5 क्वेश्चन आपको 2-2 बार करके जाना है, इसमें से ही आएगा। एक हायर परचेस का समझ लेना अच्छे से, है ना, एडिशनल रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, बस। तो लगभग ये चैप्टर पूरा बैंकिंग जैसा था, इसमें कुछ खास नहीं था, और बैंकिंग जैसे बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें, वो बैलेंस शीट वगैरह, बस इतना ही था चैप्टर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।